गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग सीए फाइनल लॉ का रिवीजन करेंगे। एक्चुअली देखो, इसको रिवीजन लेक्चर ठीक बोल नहीं सकते, बिकॉज आई विल बी कवरिंग एवरी कॉर्नर ऑफ योर सिलेबस। बट येस, इन क्रिस्प, देखो मेरा जो नोट्स है, आई कॉल इट कैप्सूल नोट्स। सो सब कुछ कवर्ड रहेगा। एंड टुडे देखो, पहले मैं ये बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट 25 to 30 आवर्स में पूरा लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, अगर ये नोट्स मेरा डाउनलोड करना रहेगा ना, तो यूट्यूब वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डायरेक्टर्स पार्ट। एंड उसमें भी ये जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर है, इसको हम लोग सबसे फर्स्ट उठाएंगे। सो यहाँ पे सेक्शन 149 से लेके सेक्शन 172 तक कवर होगा। ओके, ये चैप्टर को दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। एक है पार्ट 1, दैट इज़ अपॉइंटमेंट, एंड अनदर इज़ पार्ट 2, दैट इज़ क्वालिफिकेशन। तो नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो थ्रू द बैकग्राउंड ऑफ दिस वेरी चैप्टर। ओके, देखो सबसे पहले तो ये जानना है कि डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ कंपनी वी ऑल नो दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बट विदाउट ब्रेन्स। तो इंडिविजुअल्स चाहिए रहेगा मैनेज करने के लिए। देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स दे आर द ओनर्स, बट एज देयर नंबर ग्रोज, कंपनी का ऑपरेशन बढ़ता है तो शेयर होल्डर्स का नंबर भी, देखो आईपीओ वगैरह इशू हुआ तो शेयर होल्डर्स का नंबर न्यूमरस हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम इनटू consensus for decision making purposes, and hence board of directors came into picture to manage the affairs of the company. And board of directors are also called as a collective body of directors. board of directors के नीचे रहते हैं directors. These are individuals who comprise, मतलब who constitute the board of directors, and they manage the business. देखो, directors acts as both agent and trustee of the company. Collective decision making is required by the directors, hence emerged concepts of board meetings, quorum, board meeting resolutions. ये सब जो concepts है ना, ये डायरेक्टर का कलेक्टिव डिसीजन चाहिए, इसीलिए ये सारा कॉन्सेप्ट आया। द ऑफिस ऑफ द, ये एमसीक्यू के लिए थोड़ा मेरे को रेलिवेंट लगा इसलिए डाल दिया, अदरवाइज ये जो पेज है, फर्स्ट पेज है, आप लोगों का सिलेबस में इम्पॉर्टेंट नहीं है। द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप इज़ एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट। ये ऑफिस ऑफ ट्रस्ट, ये वाला मेरे को लगा कि एमसीक्यू में कभी इंस्टीट्यूट चाहे तो पूछ सकता है, राइट? ओके, देन our very first section is section 149, company to have board of directors. Every company needs to constitute a qualified and independent board of directors consisting individuals as directors. ये individuals वाला word बहुत important है। इसका मतलब ये है director cannot be a body कॉरपोरेट। मैंने कुछ शॉर्ट एब्रीविएशंस यूज़ किया है नोट्स में, पढ़ाते पढ़ाते साइमल्टेनियसली मैं वो सारा टर्म्स का फुल फॉर्म भी बताते चलूँगा। ओके, ताकि आप लोग जब खुद सेल्फ रीडिंग करोगे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ओके, मिनिमम देखो, सेक्शन 149 बोलता है कि मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए डायरेक्टर्स का,
मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए डायरेक्टर्स का, एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये तीन बातें हैं ये सेक्शन में। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अगर ये पब्लिक कंपनी होगा तो मिनिमम नंबर इज 3। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर इज 2। इन केस ऑफ अ 1 person कंपनी द नंबर इज 1। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 15, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड। देखो मिनिमम नंबर तो 15 है, बट कैन बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड 15, बट उसमें सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अभी ये जो मैक्सिमम नंबर है इसमें एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन गिवन टू अ गवर्नमेंट कंपनी एंड अ सेक्शन 8 कंपनी सब्जेक्ट टू सेक्शन 137 एंड 92। अभी ये 137 क्या है? 137 इज द सेक्शन अंडर विच अ कंपनी नीड्स टू फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स to the registrar, that is ROC, and 92 is the section under which a company needs to file its annual return to the ROC. Okay, yeah. अभी देखो मिनिमम मैक्सिमम नंबर हुआ। द थर्ड पार्ट इज कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग बैठे रहेंगे? एक तो वुमेन डायरेक्टर होगा, देन रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। EX का मतलब एग्जीक्यूटिव है, NED का मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है ना, उसका एग्जांपल है मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर आता है। ओके, सो वुमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रहना चाहिए। अभी देर आर सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज इन विच वुमेन डायरेक्टर इज मैंडेटरी। क्या बोल रहे हैं? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड सच क्लास ऑफ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 crores और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 crores। अभी ये सारा जो लिमिट है कब देखना है? एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो कंपनी न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, इफ द कंपनी इज अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, अपॉइंट 1 WD का मतलब वुमेन डायरेक्टर, अपॉइंट 1 वुमेन डायरेक्टर विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन इंटरमिटेंट वैकेंसी, अगर वुमेन डायरेक्टर का ऑफिस में कुछ वैकेंसी आ जाता है, टू बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब करना है? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम वैकेंसी, विच एवर इज लेटर। ये लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हम लोगों का आदत होता है कि अर्लियर। देन रेजिडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 1। वुमेन डायरेक्टर 1 था, रेजिडेंट भी 1 है। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 days इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। न्यूली फॉर्म्ड, अगर ये कंपनी न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, देन दिस 182 days अप्लाइज प्रोपोर्शनेटली। अभी प्रोपोर्शनेटली कैसा है? समझो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होके 6 महीना हुआ, तो 6 महीना 6 divided by 12, मतलब प्रोपोर्शन करेंगे ना, 6 divided by 12 into 182 days। जितना दिन आएगा उतना दिन के लिए इंडिया में रहना चाहिए। द नेक्स्ट पार्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो इसको मतलब बाद में ये जो डिस्कशन है उसका एंड में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पर्पस क्या है? फॉर बेटर कॉरपोरेट गवर्नेंस। नाउ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, ये भी बाद में हम लोग मतलब ये जो नेक्स्ट इंटरेस्टेड डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हेन अ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंपनी, ही इज an interested director and needs to disclose the interest to the company, right? Okay, next section is section 152, appointment, reappointment, rotation of directors। अभी हर एक सेक्शन में मैंने एक हेडिंग डाला है, वो हेडिंग सेक्शन का कवरेज बताता है। देखो मैंने जो नोट्स बनाया ना, हर एक सेक्शन एकदम सीक्वेंस में है। 149 से इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हम लोग 172 तक पढ़ेंगे।
right? Section 152 is appointment, reappointment, rotation of directors. फर्स्ट पार्ट इज अपॉइंटमेंट. अभी अपॉइंटमेंट में तीन पार्ट है. एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट. तो फर्स्ट डायरेक्टर्स, जनरली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी मेंशंस द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स. इफ नॉट, मतलब अगर आर्टिकल्स में मेंशन नहीं किया हुआ, देन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम. यहाँ पे दो बातें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है, इफ नॉट then individual subscribers to memorandum. Term is up to the conclusion of first AGM. जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा फर्स्ट AGM तक वो लोग का ऑफिस में रहेंगे. इन केस ऑफ अ वन पर्सन कंपनी द इंडिविजुअल मेंबर इज द फर्स्ट डायरेक्टर. एक ही तो मेंबर है उसमें. देन सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स, एवरी डायरेक्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग एक्सेप्ट अदरवाइज मैंशनड इन द एक्ट. दैट इज कुछ डायरेक्टर्स है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करेंगे. एडिशनल डायरेक्टर्स, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय BOD. अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट, फर्स्ट है डिन नंबर. द पर्सन इज अलॉटेड अ डिन और DPIN. अभी डिन क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. जब कंपनी का बात होगा, DPIN इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर इन केस ऑफ एन LLP. Next point is declaration. Proposed director needs to give a written consent in DIR 2 before appointment. The company needs to file the consent within 30 days to ROC from appointment. This concept, अभी ये जो consent है ना डायरेक्टर का, this consent is not required for government company where appointment is made by central government or state government and a section 8 company subject to section 137 and 92. ये चैप्टर में बहुत जगह पे ये चीज़ आने वाला है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 137 एंड 92. मतलब सेक्शन 137 मतलब कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड. ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 137 एंड 92 का क्या मतलब है बच्चा? मतलब है कंपनी हैज़ नॉट defaulted in filing financial statements or annual return to ROC. समझे क्या? अभी explanatory statement in case appointment of independent director. देखो explanatory statement का बात हो रहा है. An explanatory statement from the independent director is to be annexed in the notice for general meeting. अभी ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब ये जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का एक नोटिस होगा ना, वो नोटिस में देयर मस्ट बी एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज टू बी एनेक्स्ड. राइट, ये अपॉइंटमेंट हुआ. द नेक्स्ट पार्ट इज रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन. ये सेक्शन बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसको 2-3 चंदा लगा दो, तारे लगा दो. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. दिस कैन बी FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय ICAI. ओके, यप. देखो, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू अ पब्लिक कंपनी बी इट लिस्टेड और अनलिस्टेड. मतलब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा पब्लिक कंपनी को. It can be listed, can be unlisted. This section came into force to avoid self-perpetuating management. Self-perpetuating management को avoid करने के लिए ये section आया है. अभी इसका मतलब क्या है? Not to defraud the interest of shareholders. मतलब shareholders का interest को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए. अभी इसमें step 1 है 2/3 of total number of rotational director shall retire by rotation. This total number of directors does not include independent director and nominee director. ये याद रखना. Then step 2, 1/3 of step 1, that is 1/3 of the above, ऊपर जो 2/3 निकाले ना, उसका 1/3 needs to retire at every AGM.
1/3 ऑफ स्टेप 1 नीड्स टू रिटायर एट ईच AGM बाय रोटेशन। अभी इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू 1/3। स्टेप 3 डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर। अभी ये जो 1/3 आया इसमें से कौन सा डायरेक्टर इंक्लूड होगा? फर्स्ट प्रेफरेंस है, देखो फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा डायरेक्टर रिटायर होना चाहिए? जो लॉन्गेस्ट सर्विंग इन ऑफिस है। अगर इस तरीके से हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब समझो दो डायरेक्टर का बात हो रहा है, दोनों का सेम पीरियड हुआ है, देन सेकेंड प्रेफरेंस इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है देन ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स, लॉटरी में कर देंगे। सो द सीक्वेंस इज लाइक दिस, डाउनवर्ड एरो जैसे है उस सीक्वेंस में हम लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, if a private company is a subsidiary of a public company then this section is also applicable to the private company as a deemed public company। कंपनीज एक्ट में एक चीज याद रखना, a private company being a subsidiary of a public company is considered as a public company। articles of association may provide any higher number of rotational directors but not lesser। मतलब 2/3 से हायर कुछ नंबर आर्टिकल्स बोल सकता है बट उससे कम नहीं। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हो। देन थर्ड पार्ट इज फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स। द रिटायरिंग डायरेक्टर्स मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम AGM। मतलब जो AGM में उन लोगों को रिटायर किया जा रहा है वही AGM में वो लोग दोबारा अपॉइंट भी हो सकते हैं। If the retiring directors are not reappointed, then the company may appoint any other person as per section 160 of at AGM। The company may also decide not to reappoint the retiring directors if the minimum number requirement is met। मतलब मिनिमम कंपनी को 2 डायरेक्टर चाहिए, अगर 2 डायरेक्टर है तो कंपनी बोल सकता है ना कि अभी रीअपॉइंट नहीं करते हैं। If the AGM is not held on the due date, then also the rotational directors need to vacate their office on the due date of AGM and not the actual date, and not the actual date but on the due date को ही vacate करना पड़े। Deemed reappointment of rotational directors, section 152 subsection 7। अभी इसमें क्या है, दो बातें, एडजर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। एडजर्नमेंट कब होगा? इफ वैकेंसी ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स आर नॉट फिल्ड अप एंड मीटिंग हैज नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व्ड नॉट टू फिल द वैकेंसी। अगर वैकेंसी ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर फिलअप नहीं हुआ है एंड meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, then the meeting stands adjourned at the same day, same time, same place in the next week। if a holiday, that is adjourn meeting जिस दिन रखा गया अगर वो दिन holiday है then the next day। यहाँ पे याद रखना Sunday is not a holiday। okay, then deemed reappointment, if at the adjourned meeting also the vacancy has not filled up and meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, then retiring directors are deemed reappointed। okay, अभी नीचे हम लोग कुछ केसेस देखेंगे जहाँ पे deemed reappointment possible नहीं है। cases when no deemed reappointed can be made। if the AGM or adjourned meeting a resolution for reappointment was put to vote and lost। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, resolution for reappointment was put to vote and lost। second point is if the retiring director has expressed unwillingness, देखो डायरेक्टर खुद बोल रहे नहीं होना, unwillingness to reappointed in writing। थर्ड पॉइंट इज इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट बट ऑब्वियस नहीं हो पाएंगे, वेयर अ सिंगल रेजोल्यूशन वॉज पास्ड फॉर अपॉइंटिंग 2 or more डायरेक्टर्स एंड एन अनएनिमस शेयर होल्डर अप्रूवल वॉज नॉट टेकन। देखो क्या हो रहा है,
समझो रोटेशन में 4 डायरेक्टर आया जिनको रिटायर करना है। अभी 4 डायरेक्टर को एक ही सिंगल रेजोल्यूशन में अब रीअपॉइंट कर दिया गया। तो एज पर सेक्शन 162 आप लोग मल्टीपल डायरेक्टर मतलब कोई भी कंपनी मल्टीपल डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट कर सकता है एक ही अप्रूवल में एक ही मतलब शेयर होल्डर अप्रूवल में, बट दैट शुड बी अनएनिमस। अनएनिमस मतलब इसका मतलब ये है नो वोट कास्टेड अगेंस्ट, मतलब कोई भी वोट अगेंस्ट में नहीं गया, 100% अप्रूवल मिला है। सिर्फ वही कंडीशन में ये मल्टीपल डायरेक्टर्स हम लोग रीअपॉइंट कर सकते हैं। अगर ऐसा कंपनी कर देता है देन द अपॉइंटमेंट इज वॉइड। ऑल्सो द रिटायरिंग डायरेक्टर्स आर नॉट डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड अंडर सेक्शन 162। सो 162 एंड सेक्शन 152(7) आर कनेक्टेड, इसको याद रखोगे आप लोग। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152(6) एंड 152(7), बट अगेन देखो सब्जेक्ट टू 137 एंड 92। अभी 137 92 बोलो मेरे साथ। 137 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 92 मतलब एनुअल रिटर्न। ये किसको जाएगा बच्चा? आरओसी को। इसमें अगर कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं है, नो डिफ़ॉल्ट इन दीज 2 सेक्शंस, देन ये दोनों सेक्शन 152(6) एंड 152(7) इज नॉट एप्लीकेबल to a government company not being a listed company in which not less than 51% of paid up share capital held by central government, state government or jointly by central government and state government or a subsidiary of a government company. Now next part is DIN related कुछ sections है। स्टडी मैट में तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा करके दिया है, बट आई हैव कवर्ड इट इन 1.5 पेज, अराउंड 2 पेजेस। देखो ये क्या है? डिन रिलेटेड सेक्शन, सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 प्लस सेक्शन 153 to 159। अभी सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 क्या बोल रहे हैं? नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर unless he has been allotted a director identification number under section 154 or 153। DIN includes DIPIN, जैसे मैंने ऊपर कहा DIPIN कब हम लोग डिस्कस करते हैं? इन केस ऑफ LLP। DIN obtained prior to this section came into force shall be considered to be DIN under section 152(3)। मतलब अभी क्या है देखो, कोई डायरेक्टर अगर अंडर कंपनीज एक्ट, अगर कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर उसने डीन ऑब्टेन किया था, तो उस डीन को भी हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 में भी वैलिड डीन मान के चलेंगे। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, फर्स्ट इज फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। फाइल इलेक्ट्रॉनिकली टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म DIR 3। इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वेबसाइट मेंटेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। सबमिट, इसमें क्या क्या देना पड़ेगा? जब डीन का एप्लीकेशन होगा उसमें फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ, स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड, बोर्ड रेजोल्यूशन प्रपोजिंग हिज कैंडिडेचर एज अ डायरेक्टर, ये सारा चीज़ डीन एप्लीकेशन के साथ साथ जाएगा। दैट इज DIR 3। फॉर्म DIR 3 शैल बी साइंड, देखो साइंड विथ DSC। DSC का मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। फॉर्म DIR 3 shall be signed with DSC of the applicant duly verified by either CS of the company, managing director, any director, CEO, CFO of the company। ये 5 लोगों में से कोई भी उसको वेरीफाई करेंगे जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। इन केस any defect in the form, the applicant within a period of 15 days shall rectify the defects. Central government shall allot DIN within 30 days from application। अभी application जो करेगा उसका 30 दिन के अंदर अंदर DIN मिल जाएगा। Director needs to intimate to all the companies where he is a director within a period of 30 days from receipt of DIN।
every company within a period of 15 days from receipt of intimation from the director shall inform to the ROC. राइट, यहाँ पे बहुत सारा टाइम लिमिट आ गया. कोई भी डिफेक्ट रहेगा डिन का फॉर्म में तो 15 डेज के अंदर अंदर डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना है. सेंट्रल गवर्नमेंट shall allot DIN within a period of 30 days from application. Director needs to intimate all the companies where he is a director within 30 days from receipt of DIN. Every company within a period of 15 days from receipt of intimation from the director shall inform the ROC. अभी ये सेक्शन में कुछ भी कंप्लाइंस का गड़बड़ हुआ तो पेनल्टी है. कंपनी को 25,000 मिनिमम एंड 1 लाख मैक्सिमम, ₹100 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट. अगर डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर है वो केस में 25,000 मिनिमम, 1 लाख मैक्सिमम पेनल्टी एंड ₹100 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट. सेम पेनल्टी फॉर कंपनी एंड डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैंसलेशन, सरेंडर, डीएक्टिवेशन, रीएक्टिवेशन ऑफ डिन. देखो डिन इज़ फाउंड कौन कौन सा, मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने हेडिंग देना भूल गया. सर्कमस्टेंसेस ऑफ कैंसलेशन ऑफ डिन. डिन नंबर कब कब कैंसिल होता है. फर्स्ट इज डिन इज़ फाउंड टू बी डुप्लीकेट, मतलब ऑलरेडी एक डिन है दोबारा अप्लाई कर दिया. डिन वॉज ऑब्टेन्ड इन रॉन्गफुल और फ्रॉड्यूलेंट मैनर. ये जो रॉन्गफुल एंड फ्रॉड्यूलेंट मैनर है ना, इसमें ROBH का मतलब है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. तो इसमें जो डायरेक्टर है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा. थर्ड पॉइंट इज ऑन डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. द इंडिविजुअल इज declared as an unsound mind by a competent court. He is adjudicated as insolvent. मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, बाद में डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन में भी सेम पॉइंट्स आने वाले. on an application made to surrender the DIN. खुद नहीं मतलब एप्लीकेंट ने खुद अप्लाई किया है कि DIN सरेंडर करना है. on non submission of DIR KYC 3 by applicant. ये जो DIR KYC 3 है ना, इसमें डायरेक्टर का KYC डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है. ओके, देन द डीएक्टिवेटेड DIN कैन बी रीएक्टिवेटेड ओनली ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस. नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एंड स्टिल. नेक्स्ट इज सेक्शन 160. ये एक जनरल प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन अ जनरल मीटिंग. देखो अभी डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं बाय शेयर होल्डर्स और बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अभी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे ना तो वो बोर्ड मीटिंग में होगा. अगर शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं वो जनरल मीटिंग में होगा. तो यहाँ पे जनरल मीटिंग का बात है, मीन्स directors appointed by shareholders. Again, this is also a very important section repeatedly asked by ICAI. Okay, process of appointment of directors in a general meeting by shareholders. देखो सबसे पहले ये सेक्शन का जो नॉन एप्लीकेबिलिटी है ना, देखो अगेन नॉन एप्लीकेबिलिटी सब्जेक्ट टू 137(92). कौन कौन सा एक्सेप्शन है. गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे ये एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी. ठीक है. अभी ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है 160 में, इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया है. एक तो रिटर्न नोटिस है, देन डिपॉजिट, थर्ड पार्ट इज एक्शन बाय कंपनी. तो रिटर्न नोटिस का पार्ट पढ़ते हैं. एक तो रिटर्न नोटिस देना चाहिए, कौन देगा, ईदर द प्रपोज डायरेक्टर हिमसेल्फ और मेंबर्स.
एक तो प्रपोज डायरेक्टर खुद दे सकता है या तो मेंबर्स ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन. Notice in writing at least 14 days prior to AGM at the registered office of the company. अभी ये जो नोटिस होगा इसके साथ along with a deposit of ₹1 lakh and ₹10 lakh for निधि company. No deposit in case of appointment of independent director, nominee director, director recommended by board of directors when there is no NRC का मतलब है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी. अभी देखो ये जो डिपॉजिट है ना ये रिफंड होता है. इसका कौन कौन सा केस में रिफंड होगा? इफ़ द डायरेक्टर इज़ इलेक्टेड. सेकेंड केस है डायरेक्टर इलेक्टेड नहीं हुआ बट उसको वोट मिला है ग्रेटर देन 25%. थर्ड केस इज नो रिफंड इफ़ वोट मिला है लेस देन और इक्वल टू 25%. बट निधि कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन रिफंड इवन इफ लेस देन 25% वोट. ये याद रखना. थर्ड फेज इज एक्शन बाय द कंपनी. टू इन्फॉर्म कंपनी नीड्स टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स within 7 days prior to AGM by individual notice or email plus publish in website of the company. इसका एक एक्सेप्शन है. no need of individual notice if advertise in one English daily and one vernacular newspaper circulated in that district. तो ये सेक्शन अपना कवर हो गया. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 151 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स. ये जो सेक्शन है ना ओनली लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल होता है. स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन है? नॉमिनल वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20,000. नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स टू अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. मिनिमम 1000 शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. इतने शेयर होल्डर्स मिलके ये एप्लीकेशन कर सकते हैं. अ कंपनी कैन सुओ मोटो ऑप्ट टू हैव SSH इन बोर्ड. कंपनी खुद भी कर सकता है. देन नोटिस बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स. स्मॉल शेयर होल्डर्स शैल गिव नोटिस टू द कंपनी एट लीस्ट 14 days प्रायर टू द जनरल मीटिंग. अलॉन्ग विथ ये नोटिस में क्या क्या देना पड़ेगा? नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस, शेयर्स हेल्ड बाय द पर्सन, फोलियो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड. देखो अगर यहाँ पे वो जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उसके पास शेयर ही नहीं है तो फोलियो नंबर का बात ही नहीं होगा. अभी ये सब के साथ साथ ऑल्सो अ स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड विद द नोटिस साइंड बाय द कैंडिडेट. ये स्टेटमेंट में क्या क्या रहेगा? डिन नंबर रहेगा. The director is not disqualified under section 164. Written consent to act as a director. Declaration of independence under section 149(7). 4 चीज़ देना पड़ेगा. DIN number that he is not disqualified under 164. Written consent of the director. Declaration of independence under section 149(7). Such a director cannot be reappointed after expiry of a term for a period of 3 years. मतलब इसका टेन्योर है 3 years का. सच अ डायरेक्टर कैन बी अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मैक्सिमम 2 कंपनी साइमल्टेनियसली. यहाँ पे कंडीशन है द सेकेंड कंपनी शैल नॉट बी इन अ कॉम्पिटिंग बिजनेस. नॉट बी इन अ कॉम्पिटिंग बिजनेस. दिस काइंड ऑफ डायरेक्टर shall vacate office if incurs any disqualification under section 164, ceases to be independent director under section 149(6). देखो ऊपर ये दोनों चीज़ देना पड़ रहा था. अभी जब भी ये डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होंगे he needs to vacate his office. नेक्स्ट इज सेक्शन 161 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 4 केस में अपॉइंट कर सकते हैं. एक तो एडिशनल डायरेक्टर under section 161 subsection 1, alternate director 161(2), nominee director 161(3) and casual vacancy fill up कर सकते हैं. मीन्स filling up any casual vacancy under section 161
सबसेक्शन 4। एक एक करके इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1, that is additional director. Board of directors can appoint if AOA authorizes। देखो, ये तब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये तभी कर सकते हैं जब आर्टिकल्स उसको ये पावर देता है। अ पर्सन फेल्ड टू गेट अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर। ये पॉइंट याद रखोगे। जो जनरल मीटिंग में मतलब सेक्शन 160 में, मतलब लॉस्ट अंडर सेक्शन 160 कोई डायरेक्टर वो 160 में इलेक्टेड नहीं हुआ तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेन्योर, अप टू नेक्स्ट एजीएम और ड्यू डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर। व्हेन मतलब कब ये डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स आर नॉट मेट, और एक तो मिनिमम डायरेक्टर का नंबर मीट नहीं हो रहा है, और सेकेंड इज कोरम इज नॉट देयर इन बोर्ड मीटिंग, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्जेंटली एडिशनल डायरेक्टर रिक्रूट कर सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड होगा अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो जनरल मीटिंग तक रुकने का जहाँ जब टाइम नहीं होता है। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट और प्रॉक्सी डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट इफ अलाउड बाय AOA और अ रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। एक तो आर्टिकल्स उसको कन्फर कर सकते हैं, नहीं तो रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग चाहिए। व्हेन एनी डायरेक्टर इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया नॉट बीइंग अ पीरियड लेस देन 3 मंथ्स, मतलब कोई डायरेक्टर जब इंडिया से बाहर 3 महीने से ज़्यादा फॉरेन कंट्री में रह रहे, वो केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। अ पर्सन होल्डिंग एनी डायरेक्टरशिप और ऑलरेडी एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। A person cannot be alternate director for an independent director, ID का मतलब है independent director, unless he satisfies 169 subsection 4। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि independent director का conditions क्या क्या है। अभी ये जो director है इसका tenure क्या होगा, as remaining to the original director। जो director के place में ये recruit हो रहा है उसका जो tenure बाकी है उतना, और up to the return of original director whichever is अर्लियर। क्या बोला, रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर और अप टू द रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर विच एवर इज लेस, एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन नॉट बी डीम्ड रीअपॉइंटेड। मतलब जब डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का बात होगा ओरिजिनल डायरेक्टर होता है एंड नॉट ऑल्टरनेट प्रॉक्सी डायरेक्टर। नेक्स्ट इज नॉमिनी डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट इफ AOA अलाउज, ये तो कॉमन पॉइंट है। अभी नॉमिनी डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर सकता है, अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट सच डायरेक्टर्स देयर एंड दीज डायरेक्टर्स आर नॉन रोटेशनल। नेक्स्ट इज फिलिंग अप अ कैजुअल वैकेंसी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर appointed in general meeting gets vacant can be filled up by board of directors. Such an appointment shall be ratified in next AGM. बोर्ड रिक्रूट तो कर सकता है बट उसको रेटिफाई भी करवाना पड़ेगा नेक्स्ट AGM से पहले पहले। टेन्योर इज फॉर द पीरियड लेफ्ट विथ वैकेटिंग डायरेक्टर। अभी कैजुअल वैकेंसी कौन कौन का 3 केस है जो कैजुअल वैकेंसी में नहीं आता है। एक, रिटायरमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, नॉन एक्सेप्टेंस बाय इलेक्टेड डायरेक्टर। कोई भी डायरेक्टर 160 में इलेक्ट हुआ बट वो एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं मानेंगे। वैकेंसी ऑफ अ डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन, मतलब कैजुअल वैकेंसी फिलअप किया बोर्ड ने, वो डायरेक्टर फिर से वैकेट कर दिया तो उसको कैजुअल वैकेंसी फिर से नहीं होगा। मतलब 2 बार कैजुअल वैकेंसी में नहीं कर सकते, राइट। देखो, कैजुअल वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर, WD मतलब वुमेन डायरेक्टर, टू बी फिल्ड अप विद इन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ फ्रॉम द वैकेंसी विच एवर इज लेटर। तो क्या कहा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन फिल द वैकेंसी अप टू नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और
within 3 months from the vacancy, whichever is later. For any other casual vacancy, no such urgency to fill up if the board thinks that the affairs can be managed without the appointment such director. Next section is section 163, which is proportional representation director. ये जो सेक्शन है ना, दिस इज केम इन टू फोर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ minority shareholders. This section is optional to the company. First point is this is optional to the company and not mandatory. But if the company adopts this section, at least 2/3 of total directors shall be proportional representation directors. अगर ये कंपनी ऑप्शन को एक्सेप्ट करती है देन उसका जो टोटल डायरेक्टर स्ट्रेंथ है ना, उसका 2/3 प्रोपोर्शनल डायरेक्टर होना चाहिए. Proportional director का tenure is 3 years. Any vacancy to be filled up by board of directors under section 161 subsection 4, that is casual vacancy वाला section. ये section non applicable कब कब है? देखो यहाँ पे अगेन 137(92) आ गया. गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे entire paid up share capital held by government and subsidiary of such a government company. Then section 164, again a very important section for exam perspective. डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द पर्सन, मतलब ये डिस्क्वालिफिकेशन वो खुद इनकर कर रहा है. डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफॉल्ट बाय द कंपनी, मतलब 164 सबसेक्शन 2, यहाँ पे डिफॉल्ट खुद नहीं कर रहे, कंपनी कुछ डिफॉल्ट किया उसके वजह से. 164 सबसेक्शन 3, एडिशनल क्वालिफिकेशंस फॉर प्राइवेट कंपनी. राइट, ये 3 पार्ट है. अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे. 164 सबसेक्शन 1, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन. देखो यहाँ पे कुछ एक तो डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट का मतलब है इंसॉल्वेंट है, अभी तक उसका जो इंसॉल्वेंसी है ना वो पेंडिंग है, मतलब उसके अगेंस्ट जो चार्जेस है वो चार्जेस अभी भी है, क्रेडिटर्स पे ऑफ नहीं हुआ है. अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी बट पेंडिंग बिफोर कोर्ट. देखो अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी बट पेंडिंग. थर्ड पॉइंट इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और एनी अदर ऑफेंस वेयर imprisonment of at least 6 months and 5 years has not elapsed from the expiry of sentence. मतलब वो जेल से बाहर आया, वहाँ से 5 साल के बाद वो अपॉइंट हो सकता है. सेकेंड इज इफ ही इज कन्विक्टेड ग्रेटर देन 7 years फॉर एनी ऑफेंस देन लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाइड. फिफ्थ पॉइंट इज कोर्ट और ट्रिब्यूनल हैज ऑर्डर डिस्क्वालिफाइड. कोर्ट और ट्रिब्यूनल इटसेल्फ हैज ऑर्डर डिस्क्वालिफाइड. सिक्स्थ हैज नॉट पेड कॉल्स इन एरियर्स ग्रेटर देन 6 months. मतलब वो कोई कंपनी में शेयर होल्डर है जहाँ पे कॉल्स मंगाया गया बट ही हैज़ नॉट पेड द एरियर्स ग्रेटर देन 6 months, देन ही इज डिस्क्वालिफाइड इवन इफ जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स. ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 152 सबसेक्शन 3, दैट इज डिन, मतलब उसके पास डिन ही नहीं है. कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ आरपीटी अंडर सेक्शन 188. देखो ऑफेंस ऑफ आरपीटी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 188, ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. ही इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 188 एंड 5 years हैज़ नॉट elapsed. ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अंडर सेक्शन 165. मतलब उसको समझो 20 मैक्सिमम कंपनी में वो डायरेक्टर बन सकता है बट वो 25 में बन गया. तो ये सारा पॉइंट्स है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 1. नाउ disqualification due to default by company, that is 164 subsection 2, where the company has not filed financial statements under section 137 or annual return under section 92 for consecutive 3 financial years. Second point is company has failed to repay 3D for 1 year or more. अभी ये 3D क्या है, नीचे है. Company has failed to repay 3D for 1 year or more. एक तो डी का मतलब डिबेंचर है जहाँ पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पेंडिंग है
ग्रेटर देन 1 ईयर। डिपॉजिट, कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट दिया है बट टाइमली उसको रीपे नहीं कर पाया, ये भी आउटस्टैंडिंग ग्रेटर देन 1 ईयर है। डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड इन एजीएम बट 1 साल बीत चुका है, अभी तक डिविडेंड पे नहीं हुआ है। डिस्क्वालीफाइड फॉर री, अभी ये सेक्शन में कोई डायरेक्टर अगर डिस्क्वालीफाई हुआ ना, ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटेड, ये रीअपॉइंटमेंट होगा, यहाँ पे रीअपॉइंटेड हो गया है, ये क्या होगा, ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द डिफॉल्टिंग कंपनी और एंड ऑल्सो ही कैनॉट बी अपॉइंटेड इन एनी अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब जो कंपनी डिफॉल्ट किया है उस कंपनी में तुरंत वैकेट नहीं होगा, उस कंपनी में वो डायरेक्टर बना रहेगा जब तक उसका टेन्योर खत्म नहीं होगा, बट उसके बाद रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। सेकेंड थिंग इज ही कैनॉट बी अपॉइंटेड इन एनी अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। फॉर अ न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर in the defaulting company, no disqualification up to 6 months from the appointment। देखो कोई डायरेक्टर वो डिफॉल्टिंग कंपनी में नया नया ज्वाइन किया है, कंपनी डिफॉल्ट किया है, बट हम लोग उस डायरेक्टर को दोषी नहीं मान सकते ना, उसको एक टाइम तो देना होगा टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। तो यहाँ पे 6 महीने का उसको रिलैक्सेशन दिया गया है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 217 where a company is under investigation, देखो investigation under section 217, a director has been convicted for an offense under section, यहाँ पे क्या पॉइंट है, director has been convicted for an offense under section 217, the director shall be deemed to have vacated office from the date of conviction, disqualified to be appointed in any company। ये सेक्शन में वायलेशन हुआ तो डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड इन एनी कंपनी, राइट। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 165। दिस सेक्शन गाइड्स अस अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कैन बी टेकन अप बाय अ डायरेक्टर। सेक्शन 165, अभी मैक्सिमम 20 कंपनीज इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, बट ये जो 20 कंपनीज है ना, इसमें मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकता है इंक्लूडिंग प्राइवेट सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो टोटल 20, उसमें से 10 पब्लिक हो सकता है। हाउ एवर अबव 20 डज नॉट इंक्लूड अ डोरमेंट कंपनी एंड अ सेक्शन 8 कंपनी। रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम नंबर में फॉल नहीं करता है, बट इन केस ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी अगेन सब्जेक्ट टू 137 एंड 92। तो क्या मैक्सिमम नंबर में 20 मैक्सिमम है, उसमें से 10 पब्लिक हो सकता है, बट जो 20 का लिमिट है दैट डज नॉट इंक्लूड अ डोरमेंट कंपनी एंड अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के केस में 137 एंड 92 का कंडीशंस आ गया। द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी मे रिड्यूस द मैक्सिमम नंबर बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो जो मैक्सिमम नंबर है ना 20, उसको कोई कंपनी रिड्यूस मतलब कम करके उसको 15 कर सकता है, बट उसको बट उसको 25 नहीं कर सकते। तो इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। कोई कंपनी का मेंबर ये बोल सकता है ना अपना डायरेक्टर एक्सक्लूसिव रहना चाहिए अपने कंपनी में, तो उसको रिड्यूस करके 1 कर दिया, सिर्फ वही कंपनी में होगा बस, बट उसको बढ़ा नहीं सकता है। इसका सीधा सा बात है, कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है उसको शेयर होल्डर्स ओवरराइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज persons holding greater than 12 directorship before Companies Act 2013 came into force shall comply within 1 year transition period with maximum 20 number requirement। मतलब क्या है इसका, देखो कंपनीज एक्ट 2013 जब आया उसके पहले 1956 हुआ करता था। अभी 1956 में ये 20 वाला डायरेक्टरशिप लिमिट नहीं था, शायद कुछ ज़्यादा होगा, 25 था। अभी जब से ये कंपनीज एक्ट 2013 आया, वो डेट से जो इफेक्टिव डेट है वहाँ से लेके 1 साल के अंदर अंदर वो जो डायरेक्टर है उसको जो एक्स्ट्रा डायरेक्टरशिप है ना उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब वो सारा कंपनी में उसको डायरेक्टरशिप छोड़ना पड़ेगा, एंड वो जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है दैट कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 20 कंपनीज। अगर ये सेक्शन में कुछ वायलेशन आया देन देयर इज़ अ पेनल्टी। इफ़ कॉन्ट्रावेंस 20 और 10 लिमिट का रिक्वायरमेंट, देन पेनल्टी इज ₹2000 पर डे आफ्टर फर्स्ट डे, ये कंटिन्यू डिफॉल्ट के लिए है, एंड द पेनल्टी कैन बी मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख। तो 2000 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट एंड अप टू मैक्सिमम 2 लाख।
ये जो 2000 पर डे है ना, दिस इज फॉर कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट। तो गाइज अपना ये चैप्टर का लगभग 70% ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर का, ये ख़त्म करेंगे। उसके बाद ये पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अभी ख़त्म हुआ। देन कुछ इजी सेक्शंस आएगा, ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, वैकेशन ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर, एंड यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होती है। सो I think this will take another 25 to 30 minutes. तो गाइस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसको भी ख़त्म करेंगे।